वेलकम टू एमएससी क्लास। एमएससी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज से हम लोग दोस्त साइंस के प्रश्न को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और ये मेरा पहला वीडियो आने वाला है साइंस का। और आगे से आपको इसी प्रकार 25 वीडियो आएंगे ऑब्जेक्टिव साइंस के प्रश्न का। अगर ये 25 वीडियो आप अच्छा तरीका से देख लेते हैं तो आप बिहार बोर्ड के साइंस के ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40 मार्क आइएगा, ये मैं गारंटी कहता हूं। सेम क्वेश्चन नहीं होंगे मगर कंसेप्ट जितना भी मैं बताऊंगा, जो कंसेप्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो सारा बनता है थ्योरी से। अगर आप थ्योरी अच्छा से कर लेते हैं तो ये साइंस के ऑब्जेक्टिव जो आएंगे आपके परीक्षा में वो आप 40 में से 40 मारिएगा। तो चलिए देखते हैं और धुआं धुआं उड़ाते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए पहला प्रश्न ये है कि किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है। तो किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है, वो कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सर टिंडल प्रभाव होता क्या है तो समझाते हैं आपको। टिंडल प्रभाव देखिए इसमें क्या है, ये पानी है। देखिएगा इस पिक्चर में ये पानी है, इसमें है दूध प्लस पानी, यानी कि इसमें वाटर है, इसमें मिल्क प्लस वाटर है। जब इस पे एक लाइट गुजारे, देखिए यहां दोस्त, देखिए यहां लाइट जब गुजारा जा रहा है तो इसमें से देखिए कि कोई लाइट आर पार चला गया, मगर यहां देखिए यहां लाइट देखिए दिख रहा है। यही इसी को कहते हैं हम लोग क्या, टिंडल प्रभाव। क्योंकि ये कैसा विलयन बन गया, कोलाइड विलयन। तो करा कोलाइड विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश का परिकिरणन, देखिए यहाँ प्रकाश का परिकिरणन हो रहा है, क्या कहा जाता है तो कहा जाता है क्या, टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका पहला दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। यानी आंख में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसको नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए हम आपको पिक्चर से दिखाते हैं। देखिए आंख में जो अगर प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रित करता है आइरिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परितारिका। देखिए ये आइरिस है, ये आइरिस है। यही क्या करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। आंख पर जो हमारा जो आंख पर जो पड़ता है प्रकाश, उसको नियंत्रित कौन करेगा, परितारिका। आपसे एक सवाल और पूछता है कि बताइए जो आंख जो है वो किस लेंस की भांति काम करता है। तो आपसे जब ये सवाल पूछे कि जो आंख जो है किस लेंस की भांति काम करता है, तो आप उत्तर दीजिएगा कि ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। किसकी भांति, उत्तल लेंस की भांति। अगर दोस्त आपसे पूछेगा कि बताइए मोबाइल का जो कैमरा है वो किसके तरह व्यवहार करता है, तो हमारी आंखों की तरह व्यवहार करता है, और उसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो चलिए ग्लोबल वार्मिंग पहले समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो कहा गया है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस, कौन कौन ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी बढ़ोतरी होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। यानी कि आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण पृथ्वी के जो तापमान में बढ़ोतरी होती है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देखिए पृथ्वी के तापमान देखिए बढ़ चुका है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो पूछ रहा कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कौन सा गैस, CO2। भाई अगर ऑप्शन में अगर CO2 ना दे तो
या ऐसे पूछ दे कि कौन उत्तरदायी है, तो हो CO2 नहीं देगा, हो सके आपको दे देगा ऑप्शन में क्या, मीथेन, हो सके आपको दे देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, इसलिए कंसेप्ट आप तैयार करके रखिए। इसलिए मैंने पहले वीडियो के पहले ही बता दिया था कि जो क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव के वो थ्योरी से बनते हैं। आप कितना भी बुक क्यों नहीं रट जाइए, तब पर भी आप 40 के 40 नहीं मार पाइएगा जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, करार सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। करार सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो भाई सूर्य में जो संलयन होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य का विशाल ऊर्जा का स्रोत है किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में विशाल ऊर्जा और तारों में विशाल ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। यानी तारों में और सूर्य में जो विशाल ऊर्जा जो लाइट करती है वो किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। यानी पौधे के वायवीय भागों से जल निष्कर्षण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जल निष्कर्षण करने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जब पौधे में अत्यधिक, जैसे हम लोग पानी लेते हैं, शरीर के अंदर पानी को गर्म करते हैं, तो जो जरूरत भर जितना शरीर को रहता है वो शरीर अपना एब्जॉर्ब कर लेता है, जो जरूरत से बाहर हो जाता है वो पसीना बन के बाहर निकल गया या कोई और चीज से डिस्ट्रॉयड हो गया। उसी प्रकार पौधे में भी यही होता है, जरूरत से जब ज्यादा हो जाता है पानी जिसका उपयोग अब नहीं है, तो उस क्रिया में क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करार वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। करार वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिएगा उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है पोषण, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है उत्तेजनशीलता। क्या है, उत्तेजनशीलता। अब देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा श्वसन। सर श्वसन कैसे होगा, तो देखिएगा यहां ध्यान से, हम लोग जो ग्रहण करते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज, ठीक है, और नाक द्वारा हमारा ग्रहण किया जाता है क्या, ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिलता है, जब दोनों अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो बना लेता है क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और भारी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा क्या, श्वसन। नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। बच्चे गलती कर देते हैं, अब चयन भी मार देते हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, करार जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो यहां कहा गया है कि देखो दोस्त, सबसे बड़ा बात बताते हैं, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सर कैसे, देखिए
जस्ता एक प्रकार का धातु है, और तनु हाइड्रोक्लोरिकम। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला। हाइड्रोक्लोरिकम क्या है? एक प्रकार का क्या है? एसिड है। तो धातु है और ये अम्ल है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करेगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। यही चीज लिखा हुआ है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए इस अभिक्रिया को भी दिखाते हैं आपको, देखिएगा अभिक्रिया दिखाते हैं आपको। देखिए यहां अभिक्रिया भी दिया हुआ है, देखिए जिंक जो है, जिंक यानी कि धातु, और ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए दोनों अभिक्रिया करके देखिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाया और कौन सा गैस मुक्त किया? हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। कंसेप्ट क्लियर है? यहां से हमको ये समझ में आता है, आपसे ये भी सवाल बोर्ड में पूछ सकता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? तो ऑब्वियसली सी बात है, मुक्त करेगी कौन सा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। कंसेप्ट क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, करा कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? यानी कि जो दोस्त फल बेचते हैं वो कौन सा उपयोग करते हैं? पादप नियंत्रक यानी कि कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं जिससे फल जल्दी पक जाता है? जैसे आम वगैरह आता है, देखते हैं सीजन से पहले ही आम लॉन्च हो जाता है, तो भाई किससे वो पकाते हैं? देखिए इसका सही उत्तर होगा इथाइलीन। कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा एथलीन, ठीक है, कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा कोई कोई किताब में एथिलीन और इथाइलीन। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो पूछेगा पादप में जो फल है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इथाइलीन, या इसको बोला जाता है एथिलीन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी शाक सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसके कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोले दोस्त? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, तो शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा दोस्त यूट्यूब चैनल पे। चलिए लिंक मैं दे दूंगा यूट्यूब चैनल पे, देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दो प्रकार की होती है? यानी कि अंतःस्रावी भी और बाह्य स्रावी भी, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो होती है? तो भाई वो है अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होती है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला आपका क्वेश्चन है कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिल एसिड समूह है बॉन्ड COOH। कार्बोक्सिल एसिड समूह है बॉन्ड COOH।
OH। कार्बोक्सिल एसिड समूह, यानी यहां पर दे देगा एसिड की जगह क्या दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा अम्ल। एसिड को ही अम्ल कहते हैं हिंदी में। तो बॉन्ड COOH। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, ये सवाल इसमें से 3 गो टाइप होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का 2 टाइप होता है, एक संतृप्त एक असंतृप्त। संतृप्त होता है एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्केन्स। 3 गो फॉर्मूला आपसे पूछता ही है बिहार बोर्ड में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो एल्केन जो आता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइंस आता है। तो ये तीनों का फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो बोर्ड में आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए आपको बोला है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये सूत्र है एल्केन का। सर एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n। और एल्काइन का देखिए यहां अल्काइन दिया हुआ है, देखिए CnH2n-2। अल्काइन का होता है CnH2n-2, एल्कीन का होता है CnH2n। एल्केन का होता है क्या, CnH2n+2। इसका क्या होता है CnH2n+2। ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में सवाल आएंगे ही आएंगे। क्या है, अल्काइन का होगा CnH2n-2, एल्कीन का होगा CnH2n, और एल्केन का होगा CnH2n+2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नीला थोथा जिसको कहा जाता है तूतिया, आपको हो सके नीला थोथा ना देके पूछेगा तूतिया का सूत्र बताएं, तब आप कंफ्यूज हो जाइए। नीला थोथा को बोला जाता है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। देखिए बोर्ड एग्जाम में देखिए ये जितना भी सारा प्रश्न मैंने लिया है ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं, और कुछ अपना प्रश्न भी ऐड किया है इसमें। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न पर यही सब क्वेश्चन रहने वाला, इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप इसी तरह से तैयारी करिए। देखिए आगे, देखिए अगला सवाल है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 होता है। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, उसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर है। चौक को भी बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण है, यानी कि ये समीकरण दे रखा है, अब पूछा गया कि कौन सा ये समीकरण का उदाहरण है। तो देखिएगा H2Cl2 बना रहा है 2HCl, कौन सा समीकरण का, ये एक अपघटन अभिक्रिया के, एक संयोजन अभिक्रिया के, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया के, विस्थापन अभिक्रिया। देखो दोस्त, इसके लिए मैं एक चीज बताता हूं, कभी भी गलती नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कि मूर्ति है,
मोती बिखरा हुआ था, अब सिमट कर एक साथ हो गया, माला बन गया। क्या हो गया? मोती संयोजित हो गया। मोती क्या हो गया? संयोजित हो गया। संयोजित होकर यानी कि कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया है। देखिए मोती बिखरा हुआ था, अलग अलग था दोनों, और दोनों क्या हुआ? सिमट कर एक हो गया। H2Cl2 अलग अलग था और दोनों सिमट कर क्या हो गया? एक हो गया। देखिए एक है। कैसा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, मार लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए दोस्त पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ चुका है आपसे। देखिए सवाल इसको यहाँ कर देते हैं भाई। करा आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? सर आवर्त किसको कहता है? आवर्त कहते हैं जैसे हम लोग भोज खाते हैं, तो भोज खाते हैं तो दही बिछा के पंक्ति में खिलाता है, पंक्ति में, उसी को कहते हैं आवर्त। सर वर्ग, देखिए आवर्त सारणी में दो चीज है, एक वर्ग है एक आवर्त है। तो आवर्त कहते हैं पंक्ति को, पंक्ति में जिसने भोजवा खाते हैं ना हम लोग जी, उसी तरह पंक्ति में इसे बिठाया दिया जाता है, तो आवर्त उसी को कहते हैं। और वर्ग कहेंगे एकदम स्ट्रेट, एकदम जो खड़ा है उसको कहेंगे भाई क्या? वर्ग। देखिए इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग। सर आवर्त कहते हैं किसको? आवर्त इसको कहते हैं। देखिए सब भोज खा रहा है, देख रहे हैं, सबके सब भोज खा रहा है। देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा है, देखिए सबके सब, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए एक लाइन से देखिए पंक्ति में बैठा हुआ है, तो इसको कहते हैं आवर्त, और खड़ा वाला को कहते हैं वर्ग। यानी देखो खड़ा वाला को कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं क्या? आवर्त। आवर्त मतलब पंक्ति बोला जाता है। आपसे हो सके आवर्त ना पूछेगा पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो पंक्ति भी पूछ सकता था। देखिए खुद देख लीजिए के गो, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 गो पंक्ति है, ठीक है। तो आवर्त की संख्या कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7। तो आवर्त सारणी में 7 पंक्ति है और जिसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्लियर? पूछेगा सर वर्ग किस? वर्ग के वो है, वर्ग को भाई दूसरा नाम स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ। आपको पहले ही बता दीजिए, खड़ा एकदम स्टेट में, स्तंभ नहीं है, एकदम स्तंभ है। स्तंभ देखते हैं खड़ा रहता है एकदम, देखते पिलर उलर, उसको कह दे स्तंभ, एकदम खड़ा है एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो देखिए है ना, पिलर की तरह देख रहे हैं कितना है, देखिएगा यहाँ दिखाते हैं आपको कितना है। देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए टोटल कितना स्तंभ है? 18 स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 18 स्तंभ है। तो वर्ग कितना है? 18, और आवर्त कितना है? 7। आवर्त कितना है? 7, वर्ग कितना? 18। ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा कि इसमें से बताइए अक्रिय गैस कौन कौन है। तो अक्रिय गैस का एक ट्रिक बताए हैं, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। अक्रिय गैस किसमें आता है? 18वां समूह। अक्रिय गैस किसमें? 18वां समूह में। हर साल एक प्रश्न आता है अक्रिय गैस पर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है, या अक्रिय गैस आवर्त सारणी में किस समूह में आता है। तो आवर्त सारणी में 18वें समूह में आता है। याद करने का ट्रिक क्या बताएं? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है अष्टक का नियम किसने दिया? अष्टक का नियम किसने दिया? तो अष्टक का नियम कितना बच्चा जानते हैं? अष्टक का नियम को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड ने दिया सर। नहीं, न्यूजीलैंड एक देश है। कौन? न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? न्यूलैंड्स द्वारा। अष्टक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड्स ने। किसने? न्यूलैंड्स ने। भाई अष्टक का नियम क्या है? देखिए समझिए,
करा न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में अष्टक का नियम प्रस्तावित किया गया था। यह नियम बताता है कि इसके अनुसार यदि हम तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में रखें, यानी कि तत्व को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से सजाएं, यानी रखें, भार यानी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से रखें, तो किसी तत्व से प्रारंभ करने पर ठीक 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है। यानी कि अगर तत्व पहला से प्रारंभ करते तो जो 8वां जो तत्व होगा उसका गुण और 8वें तत्व का गुण क्या होगा, समान होगा। मगर ये जो नियम है ये फैल साबित हुआ, आगे जाके ये काम ही नहीं किया। चलिए जब हम डिटेल वीडियो लाएंगे तो आपको चर्चा करेंगे इस पे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, विद्युत फ्यूज से भी सवाल बनते हैं हर साल। कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सर पहले विद्युत फ्यूज होता क्या है ये बता दीजिए। विद्युत फ्यूज लघुपथन के समय जो हमारी जो फ्रिज है, मोबाइल चार्जर है या घर की लाइटें हैं उसको जलने से क्या करता है, बताता है। जैसी ज्यादा धारा आया तो ये जो तार देख रहे हैं ये तार क्या होता है, डैमेज हो जाता है, खत्म, उड़ जाता है, जिससे हमारा जो सामान जो है जलने से क्या होता है, बच जाता है। जलने से क्या होता है, बच जाता है। सर अभी सवाल एक आता है कि बताइए कि जो विद्युत फ्यूज का जो तार है वो किससे किसका बना होता है। तो याद रखिएगा पीबी और एसएन। सर पीबी मतलब क्या होता है, पीबी मतलब होता है लेड। कहीं कहीं आपको शीशा दिया रहता है और टीन का, किसका बना होता है, लेड और टीन का, जिसको कहा जाता है शीशा और टीन, यानी पीबी प्लस एसएन का इसका तार बना रहता है। ये क्या कार्य करता है, ये हमारे घरों में लघुपथन के समय क्या होता है, उड़ जाता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको जलने से क्या करता है, बचाता है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्त। अब कह रहा है कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। हीट होकर क्या आता है, जल जाता है। हीट मतलब क्या होता है, उष्मा होता है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल को। भाई ये सवाल न जाने कितना बार बिहार बोर्ड पूछा होगा, कितना बार पूछेगा भगवान जाने। चलिए कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। या कभी कभी आपको दे देगा 36 लाख जूल। कितना दे देगा, 36 लाख जूल। याद रखिएगा, अगर ये नहीं देगा तो 36 लाख जूल देगा। भाई इसी को कैलकुलेट करके 36 लाख आता है यार। कंसेप्ट क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। रट जाना यार, कभी भी पूछ देगा बिहार बोर्ड, कभी भी पूछा ही है और पूछेगा ही। तुम्हारा किस्मत थोड़ी खराब है, तुम्हारा भी किस्मत अच्छा होगा, पूछेगा जरूर। देखिए नेक्स्ट। चलिए सवाल हमारा खत्म हो चुका है दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और अच्छे से आप हर एक कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है और मेरा 25 वीडियो आने वाला है, आप मेरे चैनल MSc by सोनू सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा चैनल का नाम है और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। आपको मैथ का भी वीडियो लाने वाला हूं। मैथ यार सब सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास आने वाला है और धुआं उड़ा देंगे बोर्ड में। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, चाहे जैसे भी हो। हमारा लक्ष्य है 450 प्लस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।